हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने शुरुआत कर दी थी हमारी पाचन की कार्यकी के बारे में, यानी कि किस तरह से जो है हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन होता है, उसकी हमने शुरुआत करी थी। और उसी के साथ साथ हमने चर्चा कर ली थी कि सबसे पहले जो हमारे शरीर में पाचन की क्रिया शुरू होती है वो मुख द्वार से शुरू होती है। जैसा कि आपको पता है, भोजन हम मुख से ही ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो मुख में जब हम भोजन को रखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने बात करी थी मस्टिकेशन के प्रोसेस की, ठीक है। यानी कि मस्टिकेशन की क्रिया होती है, उसमें क्या था, हमारे जो दंत है, दंतों के द्वारा यानी कि टीथ के द्वारा चवर्ण किया जाता है। भोजन को छोटे छोटे भागों में विखंडित किया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। और इसी के साथ हमारी जो मुख में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती है, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवा का सीक्रेशन करती है। और सलाइवा के कंपोजिशन के बारे में भी हमने कल चर्चा कर ली थी कि जो सलाइवा है उसमें किस किस तरह से कौन कौन से जो एंजाइम्स हैं वो उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। उसी के बाद जब हम भोजन को छोटे टुकड़ों में विखंडित कर लेते हैं तो वो कैसा बन जाता है, जो सलाइवा है उसके अंदर क्या है, म्यूकस प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक, लाइसोजाइम प्रेजेंट है। तो ये म्यूकस क्या करता है, ये आपके छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में चिपका देता है, ठीक है। और साथ ही क्या करता है, एक बोलस का यानी कि एक ग्रास का रूप धारण कर लेता है। जो लाइसोजाइम है वो क्या एक्टिविटी करता है, वो इसमें उपस्थित बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। जीवाणुओं को हम कहते हैं कि माइक्रोब्स को किल कर सकता है। अब इसके बाद जो भोजन है आपका, यानी कि जो ये बोलस बन गया है, ये बोलस कहाँ जाएगा, ये बोलस आपका जाएगा सीधे हमारी आहार नाल में, यानी कि ईसोफेगस के अंदर ये एंटर करेगा, ठीक है। तो यहां तक कि हमने डिटेल पढ़ ली थी। आज हम शुरू करेंगे जब ईसोफेगस में किस तरह से जो है भोजन हमारे स्टमक तक यानी कि हमारे आमाशय तक पहुंचता है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन कर लेते हैं। हम चर्चा कर रहे थे पाचन की कार्यकी के बारे में, ठीक है बच्चों। अब देखिए, सबसे पहली बात हमने लिख ली थी कि मुख्य द्वारा है 30% जो स्टार्च का जो है पाचन वो मुख में ही शुरू हो जाता है। लेकिन कैसे स्टार्च का, जो पका हुआ है, जो अध पका है उसका स्टमक में यानी कि हमारे आमाशय में ही होता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम यहां लिखते हैं कि जो ग्रास अर्थात क्या, बोलस, ठीक है, जो हमारे भोजन के छोटे टुकड़ों से क्या बना है, एक बोलस बना है, एक हम कहते हैं कि एक गोल समान संरचना, ठीक है। जो बोलस है वह ग्रसनी से होता हुआ हमारे ग्रास नाल में जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, इसमें इस बोलस को यानी कि इस ग्रास को क्या होता है, धकेला जाता है, धकेला जाता है। यानी कि क्या हुआ, जैसे ही हमने क्या करा, भोजन को स्वेलो करा, तो हम यहां लिख सकते हैं कि निगलने की क्रिया है। तो हम यहां पर इसको लिख सकते हैं कि यह है हमारी निगलने की क्रिया, निगलने की क्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम स्वेलोइंग के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों से, हम स्वेलोइंग में बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमने घास को निगला तो हमारी जो ईसोफेगस है वो कैसा है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें कैसी हैं, इसमें कुछ पेशियां उपस्थित हैं। ये पेशियां क्या कार्य करती हैं, ये पेशियों के, इन पेशियों के अंदर क्रमानुकुंचन का होता है, लगातार इनमें क्रमानुकुंचन होता है। क्रमानुकुंचन से हमारा अर्थ है यहाँ पर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है।
आई बात समझ में? जैसे ही पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा तो जो आपका बोलस है, जो आपका ग्रास है, वो क्या होगा, बिल्कुल एक जिगजैग मूवमेंट में कुछ इस तरह से आड़ा तिरछा होते हुए ये कहां जाएगा, ये नीचे अपने आमाशय के अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन ये जो पेशियां हैं इनमें किस तरह का कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हम कह सकते हैं, संकुचन होता है, क्रमानुकुंचन होता है। ठीक है, तो एक समय पर ये क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं और एक समय पर ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी कि एक समय संकुचन होता है और एक समय इनका संकुचन होता है। तो कुछ इस तरह से ये मूवमेंट करती हैं, इस तरह से। तो इनमें क्या होता है, जिगजैग मूवमेंट होता है। ठीक, तो ये जो ब्रोलस है ये कहां ढकेला जाता है, नीचे की तरफ धकेला जाता है। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो हम इसमें लिखेंगे कि ईसोफेगस में पेशियां उपस्थित होती हैं जो कि क्रमानुकुंचन करती हैं। क्या कर रही हैं ये, क्रमानुकुंचन करती है, जिससे भोजन का ग्रास यानी कि बोलस नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, अब देखिए जब ईसोफेगस से ये नीचे गया, यानी कि आहार नाल से जब ये नीचे गया, तो उस कंडीशन में यहां पे क्या, स्टमक और आहार नाल के बीच में एक अवरोधनी उपस्थित होती है। इस अवरोधनी को हमने किस नाम से बात की थी, ये जो अवरोधनी है इसको हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। पिछली जो क्लासें ली थी, हम जो लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने इसके बारे में चर्चा भी करी थी कि यह हृदय के समीप होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, एक तरह की अवरोधनी होती है ये। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, आहार नाल व आमाशय के संगम स्थल पर, जहां पर इन दोनों का क्या हो रहा है, मिलान हो रहा है, संगम स्थल पर एक प्रकार की अवरोधनी जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर अवरोधनी उपस्थित होती है। ठीक, जैसे ही जो भोजन है वह हमारा, चलिए आप देखिए इसको यहां तक देखिए फिर हम चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पे आहार नाल, या हम इसे क्या कह देंगे, इसे हम ग्रसिका भी कह सकते हैं। ग्रसिका व आमाशय के संगम स्थल पर एक प्रकार की अवरोधनी यानी कि कार्डियक स्फिंक्टर उपस्थित होता है। ठीक है, फिर जैसे ही ग्रसिका से जो भोजन है वो नीचे आमाशय में जाता है, प्रवेश करता है, तो यहां पर क्या होता है कि जो जी सेल्स हैं, यानी कि जो गैस्ट्रिक सेल्स हैं या जी कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं, वो क्या करती है, वो हार्मोन का सीक्रेशन करती है, वह सीक्रेशन का काम करती है। ठीक है, हार्मोन को एक्टिवेट करेगी तो वहां पे क्या होगा, और जो एंजाइम्स हैं उनका सीक्रेशन होगा। ठीक है, चलिए तो हम यहां क्या देख लेते हैं, हम यहां पर जब ग्रसिका से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है, यहां पे क्या होगा, जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है उस स्फिंक्टर पे जैसे ही थोड़ा सा भोजन आएगा, भोजन आते स्फिंक्टर क्या होगा, दबाव से खुलेगा, और खुलते ही जो थोड़ा सा भोजन का पार्ट यानी कि जो बोलस है वो क्या होगा, नीचे सरक जाएगा, किस में आ जाएगा, आमाशय में आ जाएगा। तो ग्रसिका से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है,
तो अमाशय में उपस्थित जी कोशिकाएं या जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक कोशिकाएं या गैस्ट्रिक सेल्स क्या करती है, गैस्ट्रिक हार्मोन का, ये आपको दिख रहा है, विजिबल है नीचे तक, गैस्ट्रिक हार्मोन का या गैस्ट्रिक हार्मोन को एक्टिवेट करती हैं। जिससे क्या होता है, जिससे कि जो हम कहते हैं कि जो गैस्ट्रिक हार्मोन को एक्टिवेट करती है, तो इसमें क्या, ये अदर एंजाइम्स को यानी कि जठर रस को स्रावित करने में सहायता करता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यह जठर रस को स्रावित करने में सहायता करता है। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए यहां पे जठर रस बन रहा है, उसको स्रावित कर रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, जठर रस से पहले देखिए जो अमाशय के अंदर हमने बात करी, अमाशय में जब हमारा भोजन गया है तो यहां पर क्या उपस्थित है, यहां पर HCl भी उपस्थित है। तो HCl क्या करेगा, HCl एक तरह से कहते हैं कि हम HCl को यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसका सिक्रेशन कौन करता है, इसका सिक्रेशन ऑक्जेंटिक सेल्स करती है। पहले हम ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, तो अमाशय में HCl का स्त्रावण ऑक्जेंटिक सेल्स, यहां हम लिख सकते हैं को ऑक्जेंटिक कोशिकाओं द्वारा के द्वारा होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या है, यह अधिक अम्लीयता दिखाता है। दिखाता है, ठीक है, अधिक अम्लता दिखाता है तथा यह आमाशय में भोजन के साथ घुलकर भोजन को ठोस से, जो ठोस भोजन रहता है यानी कि जो बोलस है वो कैसा है, जब तक अमाशय में एंटर हुआ है, प्रवेश किया, तब तक कैसा है, वो ठोस है, एक गोलेनुमा संरचना है। ठीक है, तो भोजन को ठोस से यह नरम, यह हम क्या कहते हैं, मुलायम बनाता है, नरम बनाता है। आई बात समझ में? तथा साथ ही क्या कर रहा है, साथ ही यह HCl भोजन में उपस्थित हमारे भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को भी किल करता है, अर्थात मारता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर यहां तक? चलिए अब देखिए,
अब ये HCl क्या कर रहा है, हम बात कर रहे हैं यहां पे किसकी, हम यहां पे जो स्त्रावण हो रहा है जठर रस का, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का। अगर गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन के बारे में हम चर्चा करें तो गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या होगा, देखिए गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन कितना होगा हमारा, तो हम बात कर लेते हैं पहले यहां पे। गैस्ट्रिक जूस के बारे में, ठीक, यानी कि जठर रस। सबसे पहले इसमें क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक, फिर इसके अंदर म्यूकस प्रेजेंट होगा, फिर इसके अंदर HCl प्रेजेंट होगा, फिर इसके अंदर पेप्सिनोजन प्रेजेंट होगा, ठीक, और अंतिम में इसके नीचे क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा प्रोरेनिन, ठीक। ये क्या हो गया, हमारे जो जठर रस है गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन हो गया। अगर इसके पीएच की हम बात करें तो इसका पीएच होता है 1.5 से लेकर 2.5 के मध्य में, ठीक है। ये हमारा जठर रस है और इसी में सभी जो है अनुपात के अंदर उपस्थित होते हैं। वैसे 99% इसमें हम बात करें तो 99% इसके अंदर वाटर कंपोनेंट होता है, ठीक है, तथा 1% इसके अंदर यह पाचक एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। आई बात समझ में, चलिए ठीक है, समझ लिया आपने यहां तक। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से जो रिएक्शंस होती हैं, यानी कि जो पेप्सिन है उसका कन्वर्जन कैसे होता है, पेप्सिनोजन से कैसे HCl के बदले में पेप्सिन कन्वर्ट होता है, किस तरह से जो रेनिन है वह प्रोरेनिन का रेनिन में कन्वर्जन होता है, किस तरह से सभी ये रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप तब तक यहां तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हमने गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन देख लिया। देखिए इस पे क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक लाइपेज है तथा गैस्ट्रिक अमाइलेज है, ये बहुत हम लिख सकते हैं यहां पर कि यह बहुत ही कम मात्रा में यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट हम कह देते हैं उपस्थित होते हैं, ठीक है, तथा ठीक है, यानी कि हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पे गैस्ट्रिक लाइपेज, ये HCl के अंदर, किसमें हम बात कर रहे हैं, ये किसके अंदर, HCl के अंदर, ठीक है। कंप्लीट गैस्ट्रिक जूस का हो गया। अब HCl के रेस्पेक्ट में हम क्या बात करेंगे कि जो HCl है ये क्या करता है, प्रोरेनिन, यानी कि रेनिन, और हम कह सकते हैं कि जो रेनिन की क्रिया हो रही है और साथ में जो पेप्सिन एंजाइम है इसको कन्वर्ट करने में HCl एक रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। किस तरह से, चलिए, तो आपने ये वाला तो पार्ट सॉरी आपने ये नोट डाउन कर ही लिया होगा, मैं इसको मिटा सकता हूं, रब कर सकता हूं। चलिए तो मैं इस वाले हिस्से को आपको रब कर देता हूं। ये जिसने नोट डाउन नहीं किया हो ये वाला हिस्सा नोट डाउन कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, चलिए देखिए, अब
क्या हो रहा है यहां पर, अगर हम मेनली रिएक्शन के बाद में बात करें कि किस तरह से जो है HCl हमारे यहां पर जो पाचन की कार्य की है उसमें पेप्सिनोजन को कैसे पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और जो प्रोरेनिन है वो किस तरह से जो है रेनिन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि इसमें आमाशय में होने वाले पाचन के बारे में। ठीक, तो हम यहां पे हेडिंग क्या लिखेंगे हमारी, आमाशय में पाचन। ठीक है, आमाशय के पाचन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर जो HCl है वह पेप्सिन तथा रेनिन के बनने की क्रिया की शुरुआत करता है। या हम कह सकते हैं कि HCl ही है जो इस रिएक्शन को एक्टिवेट करता है। ठीक, नेक्स्ट, अब देखिए रिएक्शन किस तरह से होंगी। सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा पेप्सिनोजन है, फर्स्ट हम रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक, जो हमारा पेप्सिनोजन है ये किसके प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl की प्रेजेंस में। पेप्सिनोजन HCl के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रहा है पेप्सिन में। ठीक है, अब जब एक बार ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो HCl है, इसने क्या करा, पेप्सिनोजन को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, सुचारू रूप से कार्य करने के लिए इसको कह दिया। तो जैसे ही ये HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है तो ये पेप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में। याद रखिएगा। अब क्या हुआ, यहां पर जो ये HCl है इसका काम क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ये पेप्सिन एक्टिवेट हो चुका है, ये अपना काम करने के लिए तैयार हो चुका है। तो जैसे ही ये पेप्सिन कन्वर्ट एक्टिवेट हो जाएगा, अब ये पेप्सिन क्या करेगा, वापस से ये पेप्सिनोजन से ऑटोमेटिकली ही ये अपने आप से क्या करना शुरू कर देगा, पेप्सिन बनाना शुरू कर देगा। अब इसको HCl की आवश्यकता की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, HCl की आवश्यकता इसको नहीं पड़ेगी। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि इस प्रकार की क्रिया में एक बार HCl के द्वारा जब पेप्सिनोजन एक्टिवेट हो जाता है, तो यह पेप्सिन में बदल जाता है। और जब एक बार पेप्सिन एक्टिवेट हो गया तो पेप्सिन एक्टिवेट होने के बाद खुद से ही पेप्सिनोजन को बदलना शुरू कर देता है। आपको एक एक पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस क्रिया को हम ऑटो कैटालाइसिस के नाम से जानते हैं,
किस नाम से जानते हैं? ऑटो कैटालाइसिस के नाम से। ठीक, अब देखिए अगली रिएक्शन में क्या हो रहा है। जो हमारी अगली रिएक्शन है इसके अंदर किसकी बात करेंगे हम? हमने यहां पे देखिए, हमने यहां पे बात कर ली, सबसे पहले हमने पेप्सिनोजन की बात कर ली, इस तरह देखिए जठररस की तरफ। ठीक है, ये गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं यहां पर हमने किस किस की बात कर ली? पेप्सिनोजन की। पेप्सिनोजन एक्सेल के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है? पेप्सिन में। ठीक है ना। अब जो हमारा जो प्रोरेनिन है हम उसकी बात करेंगे। ठीक, तो ये देखिए जो प्रोरेनिन है यह HCl की प्रेजेंस में क्या कर रहा है? रेनिन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, अब देखिए ये जब रेनिन में कन्वर्ट हुआ है तो हम जानते हैं कि रेनिन जो है वो किस में हमें देखने को मिलता है? रेनिन जो है हमें छोटे बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। मतलब रेनिन जो क्या है, मतलब प्रोरेनिन जो है एक्सेल के प्रेजेंस में रेनिन का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि किस तरह से जो है अब आगे का प्रोसेस इसमें होता है। हमने बात करी कि जो रेनिन है ये क्या कहता है? रेनिन जो है छोटे बच्चों में ही एक्टिवेट होता है, इसलिए हम कहते हैं एडल्ट के अंदर ये एक्टिवेट नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब उनको दूध पिलाया जाता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो दूध जो है वो कन्वर्ट होता है किससे? रेनिन जो है वो कन्वर्ट होता है हम कहते हैं कि जो कैल्शियम पैराकैसिनेट है उसमें कन्वर्ट होकर, मतलब कर्डिंग ऑफ मिल्क, एक तरह से दूध का दही बनना। ठीक है, पेट के अंदर दूध का दही बनना। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो रेनिन है वो दूध से, मतलब जो दूध के अंदर जो प्रोटीन है कौन सा है ना, केसिन होता है। ठीक है, तो ये केसिन क्या है, ये कन्वर्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो उसमें क्या होता है कि छोटे बच्चे में आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभार छोटा बच्चा उल्टी कर देता है एकदम से दूध पीते ही। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा बिल्कुल कि जब छोटा बच्चा उल्टी करता है, वॉमिटिंग करता है, तो उसका दूध जो निकलता है वो फटा फटा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है उसके अंदर जो क्रिया होती है वो किसकी होती है? कर्डिंग ऑफ मिल्क की होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब बच्चा केवल दूध पे ही निर्भर होता है, तो जब वो दूध पे निर्भर होता है तो ज्यादा समय तक उसके आमाशय के अंदर दूध स्थिर रहे, स्थिर मतलब स्थिर बना हुआ रहे, ताकि उसको क्या हुआ, भूख ना लगे। तो यहां पर क्या होता है कि कर्डिंग ऑफ मिल्क का प्रोसेस होता है, यानी कि जो दूध है वह दही के अंदर बदल जाता है। ठीक है, किस तरह से होता है हम आगे देखते हैं। ठीक, अब देखिए अगली जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी। अगली जो रिएक्शन है हमारी वो है हमारी जो केसीन है। दूध में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? केसीन है। ठीक है ना। अब ये जो केसीन है ये क्या करेगा, ये केसीन रेनिन की प्रेजेंट में और कैल्शियम की प्रेजेंट में क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैल्शियम पैराकैसिनेट। क्या बना रहा है ये? कैल्शियम पैराकैसिनेट बना रहा है। किसके प्रेजेंस में? उपस्थिति में रेनिन की तथा कैल्शियम की प्रेजेंस में क्या बनाया इसने? कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाया। ठीक है, और इसी कैल्शियम पैराकैसिनेट को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कर्डिंग ऑफ मिल्क। कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो आप पे इस पे भी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछना रहता है, भाई कर्डिंग ऑफ मिल्क किस में होता है? छोटे बच्चों में हमें देखने को मिलता है, एडल्ट में ये नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और किसकी वजह से होता है? जो कैल्शियम पैराकैसिनेट है इसी को हम बोलते हैं क्या? कर्डिंग ऑफ मिल्क के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए जो ये कैल्शियम पैराकैसिनेट है ये भी कन्वर्ट होगा। कैसे? कुछ इस तरह से। कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है यह पेप्सिन की प्रेजेंट में, किसकी प्रेजेंट में? पेप्सिन की प्रेजेंट में ये क्या बनाएगा? पेप्टाइड बनाएगा। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड भी हम कह सकते हैं इसको, पर ये क्या बनाएगा? एंड रिजल्ट ये बना रहे हैं यहां पर पेप्टाइड। ठीक, अब देखिए जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि जो पेप्सिन है, बेसिकली जो ये पेप्सिन है हमारा, ये क्या है? ये एक तरह का हम कहते हैं कि एंडोपेप्टिडेज है। ठीक, क्या बोल देंगे इसको हम? यह एक प्रकार का एंडोपेप्टिडेज है। तो ये क्या करेगा? जो ये पेप्टाइड है ना,
तो ये जो पेप्टाइड्स हैं या तो इनको ये बिल्कुल बीच में से कट करेगा, यानी कि बीच में से इनको तोड़ेगा, ना कि इनके किनारों से ये इनको तोड़ता है। तो इसीलिए किस श्रेणी में रखा है हमने, जो पेप्सिन है इसको हमने जो है एंडोपेप्टिडेज की श्रेणी में आता है, और ये पॉलीपेप्टाइड्स को है ना क्या करता है, बीच में से काटता है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं पेप्सिन, पेप्सिन जो कि किसमें, एंडोपेप्टिडेज, एंडोपेप्टिडेज की श्रेणी में आता है, एंडोपेप्टिडेज की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, और इसी वजह से क्या बोलते हैं, ये जो ये जो पेप्सिन है वो एंडोपेप्टिडेज की श्रेणी में आता है, तथा ये पॉलीपेप्टाइड्स को, तथा ये पॉलीपेप्टाइड्स को बीच में से कट करता है, बीच में से कट करता है। ना कि साइडों से। ठीक है, तो ये पेप्सिन जो है वो एंडोपेप्टिडेज है, उसकी श्रेणी में आता है, और ये पॉलीपेप्टाइड्स को क्या करता है, मिडिल में से यानी कि बीच वाले भाग में से ही इसको ये तोड़ता है या कट करता है। ठीक है, ना कि साइड से। चलिए, तो यहां तक आपने देखा। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, क्योंकि यहां तक का जो पाचन है वो किस में हो गया, अमाशय के अंदर हो गया। अमाशय के पाचन में हमने क्या देखा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका रोल क्या है, वह जो ठोस बोलस है उसको क्या करा, उसने कन्वर्ट करा किसके अंदर, सॉफ्ट बोलस के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो पेप्सिन से रेनिन बनने की जो क्रिया है उसकी शुरुआत भी क्या करता है, HCl करता है। HCl एक्टिवेट कर रहा है, HCl क्या कर रहा है, बैक्टीरिया जीवाणुओं को, जो माइक्रोब्स उनको किल कर रहा है। साथ ही साथ हमारे जो अमाशय के अंदर क्या है, चर्निंग मूवमेंट होता है। क्या कहते हैं हम, एक तरह का चर्निंग मूवमेंट होता है। ये जो चर्निंग मूवमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, चर्निंग मूवमेंट, इसमें रुगेई प्रेजेंट होती है। तो हमारे जैसे घट्टी में गेहूं पिसता है उसी तरह से हमारे स्टमक के अंदर, हमारे अमाशय के अंदर कुछ फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रुगेई टाइप के, कह सकते हैं कि रुगेई प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये भोजन को बिल्कुल ऐसे, चर्निंग मूवमेंट का मतलब इस तरह से, कुछ इस तरह से जो है भोजन हमारे अमाशय के अंदर पिसता है, और पिस के कैसा बनता है, बिल्कुल एक पेस्ट के रूप में तैयार हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कायमे बोलते हैं। ठीक, आई बात समझ में, क्या बोला जिसे हमने, कायमे बोला। अब देखिए, जो हमने जी सेल्स की बात करी थी, जो गैस्ट्रिन सेल्स की हमने बात करी थी, जो एक्टिवेटेड होती है। ठीक, तो इसी के अंदर क्या होता है कि जो सक्कस एंटेरिकस है, जो कंप्लीट क्या है, जिसमें एंटेरोकाइनेस उपस्थित होते हैं। जो एंटेरोकाइनेस क्या करते हैं, लिवर कोहन की जो दीवारें होती हैं उससे क्या होता है, सक्कस एंटेरिकस का श्रावण होता है। ठीक है, ये सक्कस एंटेरिकस कंप्लीट क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर कार्य करता है। किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, यहां तक आपने देख लिया, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, हमने कंप्लीट रिएक्शन के बारे में चर्चा कर ली। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे छोटी आंत में पाचन की। किसमें, छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्योंकि फाइनली जो है मटेरियल वो कहाँ जाएगा, यानी कि जो हम कहते हैं कि जो कायम है, जो लुगदी बनी है, वो कहाँ जाएगी, अमाशय में जाएगी, सॉरी अमाशय से छोटी आंत में जाएगी। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर छोटी आंत में पाचन। ठीक, अब देखिए, जो काइम बना हमारे अमाशय के अंदर, जो काइम बना, जो लुगदी बनी, ये लुगदी कैसी होती है, बिल्कुल एक पेस्ट नुमा होती है। कैसी होती है, बिल्कुल पेस्ट की तरह होती है, यानी कि एक तरह से पेस्ट ही बन गया ये मान लीजिए आप। ठीक है, तो हमारे अमाशय
में और जो ड्यूडेनम का पार्ट है यानी कि जो छोटी आंत है उसके बीच में एक और स्पिंक्चर यानी कि एक वाल प्रेजेंट होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्चर के नाम से आते हैं। मुझे लगता है कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सबको ये अच्छी तरह से अब समझ में ही आ गया होगा क्योंकि हमने कई बार इस चीज का नाम ले लिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, तो जो आपका पेस्ट बना, जो काइम बना, ये काइम कहां गया, ये काइम आपकी जो स्पिंक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने क्या बोला, पाइलोरिक स्पिंक्चर बोला है, वहां पे जैसे ही एक पेस्ट आता है तो उस पर जोर पड़ता है तो वो पाइलोरिक स्पिंक्चर ओपन होता है यानी कि खोलता है। जैसे ही वो खुला तो उसमें से जो पेस्ट था ये कहां चला गया, ये हमारी छोटी आंत के अंदर प्रवेश कर गया। लेकिन छोटी आंत में प्रवेश करने से पहले हमने देखिए कल जो डिस्कशन किया था, जो हमने डायग्राम देखा था, उसमें क्या कि जो बाइल जूस है और जो पेनक्रियास से आने वाला रस है यानी कि हेपेटोपेंक्रियाटिक में जो रस जा रहा है, इससे हमने क्या कहा था, बाइल जूस भी है साथ में पेनक्रियास का रस भी है। ठीक है, तो इससे हमने कंप्लीटली मिला के क्या कहा था, इससे हम सक्कस एंटेरिकस कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ उपस्थित है, हम कहते हैं कि जो एंटेरोकाइनेस है और जो ड्यूडेनम से निकल रहा है, सॉरी जो एंटेरोकाइनेस इसमें एक्टिवेट होते हैं, यहाँ से जो रस निकलता है ये क्या करता है, ये सक्कस एंटेरिकस का निर्माण करता है। और ये कहाँ से स्रावित होता है, जो लिवर कुहन की दरारें हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, लिवर कुहन की दरारों से ये रस का क्या होता है, स्रावण होता है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये रस किसके साथ है, यानी कि हम कहते हैं कि जो बाइल जूस है वो किसके साथ, हमारे काइम के साथ में घुल जाता है। ठीक, चलिए तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि आमाशय से निकला हुआ काइम, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लुगदी। ठीक है, या पेस्ट भी बोल सकते हैं, लुगदी नुमा पेस्ट, या आप पेस्ट भी बोल सकते हैं, लुगदी या पेस्ट। वह पित्त रस के साथ घुल जाता है। ठीक है, अब ये जब पित्त रस के साथ घुल गया तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए किस तरह, ये कैसा काइम है, अब ये एसिडिक काइम है क्योंकि इसके अंदर क्या था, HCl प्रेजेंट था। तो यहां पे हम बात करें कि जो बाइल है, ठीक है, तो नहीं, पहले हम इस चीज को देख लेते कि ये क्या है, ये एसिडिक काइम है। क्या है ये, एसिडिक पेस्ट है, एसिडिक काइम है। ठीक है, ये क्या है, बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में ये क्या बना रहा है, बेसिक सब्सटेंसेस बना रहा है। क्या बना रहा है, ये बेसिक सब्सटेंसेस बना रहा है। ठीक, एसिडिक काइम है, बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, बेसिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, ये कहां से आ रहा है, यहां पे हो रहा है एक तो हमारा बाइल, दूसरा हमारा क्या हो रहा है, यहां पे आ रहा है हमारा पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली क्या है, जो बाइल आ रहा है, जो पित्त रस आ रहा है, जो अग्नाशय रस आ रहा है, ये दोनों कहां पे मिल रहे हैं, हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये कहां मिक्स होंगे, ये कहां मिक्स होंगे, ये हमारे फूड के अंदर मिक्स होंगे। तो ये एसिडिक काइम हो गया, यहां से निकल रहा है, बाइकार्बोनेट फॉर्म हो रहा है और ये बेसिक सब्सटेंट को बना रहा है। ठीक, अब देखिए यहीं पर क्या होता है, सबसे पहले प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। ठीक, क्या होता है, यानी कि मेन जगह, अगर हम मेन साइट की बात करें, छोटी आंत में जो पाचन होगा, मेन जो पाचन होता है मुख्य रूप से, वो कहां होता है, छोटी आंत के भीतर ही होता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात कर लें यहां पे किसके, प्रोटीन के पाचन के बारे में। तो हम यहां क्या लिखेंगे, प्रोटीन का पाचन। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन के पाचन में क्या है, हमने सबसे पहले किसकी बात करी थी, याद है आपको, हमने बात करी थी प्रोटीन के पाचन में जो ट्रिप्सिनोजन है वो हमारी मदद करता है। ठीक है ना, ट्रिप्सिनोजन के साथ में काइमोट्रिप्सिन होता है और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज होता है। ठीक है, ये मेन एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रिप्सिनोजन की। ठीक, ट्रिप्सिनोजन ये क्या है, एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंट में ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रिप्सिन में। ठीक, फिर हम बात किसकी कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं काइमोट्रिप्सिनोजन की।
काइमोट्रिप्सिनोजन। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, फिर हम बात करें किसकी? प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज की। किसकी बात करें हम? प्रोकार्बोसी पेप्टिडेज की। ध्यान से समझिएगा, हर एक चीज को आसानी से बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ठीक, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये हो रहा है आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। किसमें बदल रहा है बच्चों? ये जो ट्रिप्सिनोजन है आपका एंटोकाइनिन की प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, जो काइमोट्रिप्सिनोजन है वो काइमोट्रिप्सिन में बदल रहा है। ठीक, और जो प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज है वो किसमें? कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, आई बात समझ में? अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। अगले रिएक्शन की हम बात करें, यहां पे तो प्रोटीन का पाचन है। ठीक, अब देखिए यहां पे जो प्रोटीन है वो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में किस तरह से ब्रेक डाउन होता है वो देखिए आप। तो यहां पर प्रोटीन है किसकी प्रेजेंट में? ट्रिप्सिन की प्रेजेंट में। क्योंकि यहां पे देखिए हम नोट डाल के एक बात लिख सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रिप्सिन है वही ही मुख्य प्रोटीन पाचक है। ठीक है, जो ट्रिप्सिन है ना उसी की वजह से क्या होता है? प्रोटीन का जो है पाचन होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए ये किस में कन्वर्ट होगा? ये स्मॉलर पेप्टिडेज में कन्वर्ट होगा, स्मॉलर पेप्टिडेज में। ठीक, प्रोटीन जो है वो ट्रिप्सिन की प्रेजेंट में स्मॉलर पेप्टिडेज में कन्वर्ट होगा और साथ में इसमें क्या उपस्थित होगा? काइमोट्रिप्सिन। ठीक, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, तो ये स्मॉलर पेप्टिडेज में कन्वर्ट हो रहा है। अब तो देखिए ये जो पेप्टिडेज है ये किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सी पेप्टिडेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा आपके अमाइनो एसिड के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा? अमाइनो एसिड में। अब देखिए क्या बन रहा है यहां पर? बेसिकली पेप्टिडेज। तो यहां पे हम देखेंगे जो पेप्टिडेज है ये किसमें? कार्बोक्सी पेप्टिडेज की प्रेजेंस में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है आपके अमाइनो एसिड्स में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये अमाइनो एसिड्स के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया? यहां पर जो है प्रोटीन का पाचन हो गया। क्या हो गया यहां पर? प्रोटीन का पाचन हुआ। ठीक, आई बात समझ में? तो यहां पे हमने प्रोटीन के पाचन के बारे में पढ़ लिया। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे हमारे कार्बोहाइड्रेट के पाचन में। ठीक, चलिए तो आप इसको यहां तक देख लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं सिर्फ कर सकता हूं। चलिए अब हम किसकी चर्चा करेंगे? कार्बोहाइड्रेट के पाचन की। कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है, या स्टार्च भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है। जो स्टार्च है वह अल्फा अमाइलेज की प्रेजेंस में, जो स्टार्च है हमारा वो अल्फा अमाइलेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है? अल्फा डेक्स्ट्रीन में। किसमें? हम किसकी बात करते हैं कि जो स्टार्च है वो अल्फा अमाइलेज की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा अल्फा डेक्स्ट्रीन के अंदर। ठीक है,
और साथ में क्या बना रहा है, ये बना रहा है साथ में ग्लूकोज, और कंप्लीटली ग्लूकोज का ही बनाएगा। ठीक है, अल्फा अमाइलेज की प्रेजेंस में ये बना रहा है अल्फा डेक्स्ट्रीन। ठीक है, चलिए अब जो अल्फा डेक्स्ट्रीन है ये किस में कन्वर्ट हो रही है, डेक्स्ट्रीनेज की प्रेजेंस में। जो अल्फा डेक्स्ट्रीन है वो डेक्स्ट्रीनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, ग्लूकोज बना रही है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब इसमें जो मेन बात करें हम वो क्या निकलेगा, अब हम बात करते हैं इसके अंदर सबसे बड़े माल्टेज की। ठीक है ना, माल्टोज, सॉरी माल्टोज। ठीक है, माल्टोज क्या करेगा, माल्टेज की प्रेजेंट में, माल्टेज की प्रेजेंस में माल्टोज क्या बनाएगा, माल्टोज जो है वो माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे किसकी, लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टेज की प्रेजेंस में ये क्या बनाएगा, ये लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज का निर्माण करेगा। ठीक, अब देखिए ये आपको नीचे विजिबल है यहां पर। चलिए तो नेक्स्ट सेक्शन में हम यहां लिख लेते हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे हमारे स्टार्च हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, हम बात करेंगे सुक्रोज की। ठीक है, सुक्रोज किसकी प्रेजेंस में, सुक्रोज जो है वो, चलिए आपको ये ढंग से विजिबल नहीं होगा यहां पे, तो इसको हम यहां पर मेंशन कर लेते हैं। जो सुक्रोज है सुक्रोज है वो सुक्रेज की प्रेजेंट में, सुक्रेज के प्रेजेंट में क्या बनाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक है, क्या करेगा सुक्रोज, क्या करेगा सुक्रेज के प्रेजेंट के अंदर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा, ये कंप्लीट जो है रिएक्शन होगी। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां देखा जो प्रोटीन है वो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में स्मॉलर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, और यहाँ पे पेप्टिडेज जो है वो कार्बोक्सी पेप्टिडेज की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड्स बना रहा है। उस तरह से हमने यहाँ पे प्रोटीन का पाचन देख लिया, अब हमने कार्बोहाइड्रेट का पाचन देख लिया। यहाँ पे स्टार्च जो है अल्फा एमाइलेज की उपस्थिति में क्या कर रहा है, डेक्स्ट्रीन के साथ में अल्फा डेक्स्ट्रीन, वो डेक्स्ट्रीन की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बना रहा है। ठीक, और जो माल्टोज है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है माल्टेज की प्रेजेंस में। साथ ही जो लैक्टोज है वो लैक्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बना रहा है, और जो हमारा सुक्रोज है वो सुक्रेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज को बना रहा है। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन का, तो इस तरह जितने भी रिएक्शंस होती हैं तो कंप्लीटली क्या होता है कि हमारे फूड का यहां पर जो हमारे द्वारा लिया गया भोजन है उसका पाचन होता है। ये जितने भी रिएक्शंस हैं ये आपको सब ध्यान के अंदर रखनी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम इसकी चर्चा करते हैं। यहां तक हमने देख लिया। ठीक है, अब आगे हम किसकी बात करते हैं, आगे हम यहां पे बात करते हैं डीएनए की, क्योंकि हमने यहां पे स्टार्च के अंदर हमने क्या देखा, जो पाचन हुआ उसके अंदर हमने बात करी कि स्टार्च के साथ में माल्टोज की, लैक्टोज की, सुक्रोज की। अब हम किसकी बात करेंगे, डीएनए की, क्योंकि डीएनए किसके प्रेजेंट में, डीएनए की प्रेजेंट में क्या बना रहा है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएट। ठीक है, तो डीएनए जो है वो डीएनए की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ये बना रहा है हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएट्स के नाम से। चलो ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स, सॉरी न्यूक्लियोसाइड्स बनाएगा, ये न्यूक्लियोसाइड्स बनाएगा। इसी तरह से जो आरएनए है वह आरएनए की प्रेजेंस में राइबोन्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसमें हम किसकी बात करेंगे, अगले हम बात करेंगे इसमें इंटेस्टाइनल पार्ट के बारे में, यानी कि आंतरीय
पार्ट के बारे में। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए, चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर इंटेस्टाइनल लाइपेज के बारे में। ठीक है, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, आंतरीय लाइपेज भी बोलते हैं, आंतरीय लाइपेज। ठीक, चलिए अब देखिए आंतरिक लाइपेज में क्या रिएक्शन होगी। सबसे पहले यहां पर क्या होगा, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में, न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में क्या करेंगे, ये कन्वर्ट होंगे आपके न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट के अंदर। किसमें, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जो हमारी हम बात करें न्यूक्लियोसाइडेज की, न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये जो है न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस के अंदर, यह न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस के अंदर ये हमारा न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइडेज और ये न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोसाइडेज के प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, यह पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस ये कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं नाइट्रोजन बेस में। किसमें, नाइट्रोजन बेस में। आई बात समझ में। तो इस तरह से क्या हुआ, इंटेस्टाइनल जो लाइपेज हमारा आखिरी पार्ट बचा था उसके अंदर भी हो गया। अब इसमें जो पाचन होगा वो किस में होगा, बड़ी आंत के अंदर होगा। अब बड़ी आंत में क्या होता है, देखिए जो मेन जो साइट है वो कौन सी है, मेन साइट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बड़ी आंत के पाचन के बारे में अगर हम बात करें तो बड़ी आंत में किसका पाचन होगा, हम यहां लिख सकते हैं, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि जो बड़ी आंत में पाचन होगा, ठीक है, बड़ी आंत में पाचन, बड़ी आंत में अवशोषण होता है, बड़ी आंत में अवशोषण होगा, किसका, जल का। ठीक है, अब देखिए जैसे बड़ी आंत के अंदर भोजन गया बचा हुआ, या हम कहते हैं कि जो पचा नहीं, अधपचा भोजन जिसे हम कह सकते हैं, तो उसमें से क्या होता है, जल का शोषण होता है। ठीक, अब जो अधपचा भोजन है उसको क्या है कि बड़ी आंत के अंदर जब इसका जल का अवशोषण हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरह से इसमें हम कह सकते हैं कि ये आपस में चिपकाने का कार्य करता है। बड़ी आंत के अंदर इसमें क्या होता है कि आपस में जो मल है वो ठोस होना शुरू होता है और वो आपस में क्या होता है, जो अधपचा भोजन है वो चिपकना शुरू हो जाता है। यानी कि हम यह कहते हैं कि जल का अवशोषण होगा तथा अधपचे भोजन या वेस्ट जिसको हम बोल सकते हैं का यहां जल अवशोषण के बाद, जल अवशोषण के बाद यह ठोस मल के रूप में
बदला जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, बणियात में जल का शोषण होगा और ये ठोस मल के रूप में बदला जाएगा। फिर ये कहां जाएगा, ये जाएगा रेक्टम के अंदर। ठीक है, और रेक्टम में क्या होगा, रेक्टम एक तरह से हम कहते हैं कि जो स्टोरेज है वो हो रहा है मल का, और फिर एनस के थ्रू यानी कि अंतरिम जो हमारा गुदा द्वार है, ठीक है, गुदीय नाल है यहाँ पे, और ये जो गुदा द्वार है उसके थ्रू जो है मल यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है, उसको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये कंप्लीट क्या होती है, क्रिया होती है। तथा हम इसमें लिख सकते हैं तथा रेक्टम में मल का संग्रहण किया जाता है तथा इसमें भी गुदीय नाल पर दो अवरोधनी उपस्थित होती है। जिसे हमने क्या बोला था, इंटरनल स्पिंक्चर और एक्सटर्नल स्पिंक्चर। ठीक है, तो भीतरी अवरोधनी पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, पर बाहरी पर कुछ ही समय के लिए नियंत्रण होता है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, गुदी नाल के द्वारा जो मल का है वो निष्कासन कर दिया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए यही क्या होता है कि जो हमारे हम कहते हैं कि हमारी जो आंत होती है इसी के अंदर बड़ी आंत में इकोलाई भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इकोलाई क्या करता है, ये विटामिन थायमिन का, विटामिन B1 का, इनका क्या करता है, ये इनको यूज करता है एक तरह से। इकोलाई जो है वो इकोलाई को हम कह दें कि इकोलाई एक बहुत ही जो बैक्टीरिया है ये हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आती है इसके अंदर कि हम बात करते हैं कि जो लैक्टोज होता है, मतलब कार्निवोर्स जो होते हैं, कार्निवोर्स मतलब जो एनिमल्स होते हैं जैसे हमारे शेर हो गए, तो इनमें क्या होता है कि जो ब्लड का पाचन होता है ना, बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि जो कार्निवोर्स हैं उनके अंदर जो ब्लड का पाचन होता है यानी कि रक्त का जो पाचन होता है वो किसकी वजह से होता है। ठीक, तो उसका रीजन क्या है, मेन चीज उनका जो पाचन होगा वो ट्रिप्सिन के कारण होगा। ठीक है, तो ब्लड को पहले क्या होगा कि जो ट्रिप्सिन के थ्रू इसका पाचन होगा। और हम दूसरी बात करें कि जो हम लोगों में देखते हैं कि जो लैक्टोस इंटॉलरेंस, ठीक है ना, लैक्टोस इंटॉलरेंस की जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने रिएक्शन देखी थी लैक्टोस की, तो लैक्टोस को क्या था, जो लैक्टोस की हमने रिएक्शन देखी थी वो लैक्टेस के प्रेजेंट में क्या होता है, ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है कि धीरे धीरे जो है लैक्टोस इंटॉलरेंस आना शुरू हो जाता है। तो ये इंटॉलरेंस आने की वजह से क्या है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं यानी 50 60 या 70 साल से उम्र के ऊपर के जो लोग होते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, उनको दही का सेवन करना चाहिए। क्योंकि उस एज में आते आते यहाँ पे क्या होता है कि लैक्टोस का इंटॉलरेंस होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो पचता नहीं है। और दही जो क्या है, दही जो है वो एक तरह से कहते हैं कि जो उसके पाचन की क्रिया होती है वो ज़्यादा देर तक आमाशय में रुकता है और उसकी जो पाचन की क्रिया होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस की है तो उन लोगों को दूध का सेवन बंद कर देना चाहिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने कंप्लीटली क्या करा, पाचन की कार्यकी को समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कि मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी है मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सभी रिएक्शंस हैं, तो रिएक्शंस को आपको अच्छे से समझना है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।